वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहले सारे चैप्टर का नाम देख लीजिए, क्या क्या है, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो है विलयन, सेकेंड है वैद्युत रसायन, थर्ड है आपका रासायनिक बलगतिकी, फोर्थ है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, और फिफ्थ है आपका उप संयोजन यौगिक, और सिक्स है आपका हेलो एल्केन एवं हेलोएरिन, और नेक्स्ट है आपका अल्कोहल फिनाल एवं ईथर, और इसके बाद है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और नेक्स्ट है एमीन, और लास्ट है आपका जैव अणु। यानी कुल मिला के आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 10 चैप्टर में से पहला चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है विलयन। तो अध्याय नंबर 1 विलयन, जिसे अंग्रेजी में हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि विलयन होता क्या है। तो देखिए, जो विलयन होता है वह दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि दो रहे या दो से अधिक पदार्थ रहे, लेकिन उनका समांगी मिश्रण होगा तभी हम उसे विलयन कहेंगे। ठीक है, समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसके प्रत्येक अवयव, ऐसे मिश्रण जिसके प्रत्येक अवयव समान होते हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा पॉइंट। विलयन क्या होता है कि स्वच्छ होता है, पारदर्शी होता है, समांगी होता है, एक प्रावस्था तंत्र होता है। अब यहाँ पर इसका मतलब होगा कि विलयन जो होगा स्वच्छ होगा, ठीक, पारदर्शी होगा, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश जा सकता है, यानी आप देख सकते हो कोई भी चीज़। ठीक है, समांगी आप समझी गए। एक प्रावस्था का मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि एक ही इसकी प्रावस्था यानी स्टेट है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विलयन दो अवयवों से मिलकर बना होता है। तो विलयन जो होता है वह दो अवयवों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि दो ही पदार्थ से मिलकर बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन हाँ कहेंगे कि दो अवयवों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन सा अवयव होता है उसको देखते हैं। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। ठीक है, तो विलेय क्या होता है? विलयन को बनाने में जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, यानी विलयन को बनाने में जो अवयव कम मात्रा में यूज होगा, यानी जिसकी मात्रा कम होगी, उसे हम बोलेंगे विलेय। दूसरा पॉइंट देखते हैं विलायक। विलयन को बनाने में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। अब इसी का अपोजिट हो गया विलेय का, कि जो पदार्थ अधिक मात्रा में होगा उसे हम बोलेंगे विलायक। ओके, आगे देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं इसे। उदाहरण में है शरबत में चीनी विलेय और जल विलायक है। यानी शरबत जो होता है उसमें चीनी विलेय होता है और जल विलायक होता है। नेक्स्ट है भीगा नमक या भीगी नमक। नमक आपका विलायक हो गया, जल क्या हो गया? विलेय हो गया। अब एक चीज़ और, यहाँ पर विलेय और विलायक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, विलेय का मतलब जो अपना अस्तित्व खो दे, ठीक है, उसकी पहचान रहे ही ना। और विलायक का मतलब जिसमें विलेय अपना अस्तित्व खो देता, उसे हम विलायक कहते हैं। देखिए, कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो, इसमें आंकिक प्रश्न आते हैं, तो आप क्या करिएगा, कैसे पता चलेगा कौन विलेय है कौन विलायक है? देखिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कभी भूल गए कौन कम रहेगा कौन ज़्यादा, तो कैसे करेंगे? देखिए, विलेय जो लिखा जाता है, ठीक है, विलेय, और एक लिखा जाता है विलायक, लिखा जाता है। अब इसमें देखिए, विलेय में आपको 3 अक्षर दिखाई देंगे, यानी 3 वर्ड दिखाई देंगे। ठीक, और विलायक में आपको 4 वर्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 का मतलब कम हो गया, 4 का मतलब अधिक हो गया। तो विलेय 3 वर्ड से बना है, यानी कम वर्ड से बना है, तो ये हो गया विलेय। और विलायक 4 वर्ड से बना है, अर्थात ज़्यादा है, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इतना पॉइंट क्लियर हुआ। आप एक काम करिएगा कि कॉपी और पेन लेकर के आप ऐसे ही एज इट इज़ नोट्स भी बना लीजिए। आपको कहीं और से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक एक पॉइंट को लिखते जाइए और उसे ऐसे ही तैयार करते रहिएगा पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है, तो विलयन भाई बहुत प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर हम दो तरह से देखेंगे, एक सांद्रता के आधार पर और एक भौतिक अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। तो आप पॉइंट करके लिख लीजिए, हेडिंग करके, कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें आप देखिए शुरू में जो वर्ड लिखा गया, जैसे ठोस का ठोस में, तो जिसके आगे में लगा है वह आपका विलायक है, और जिसके आगे का लगा है वह है आपका विलेय। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। ठोस का ठोस में यानी ठोस का है, यानी ये हो गया विलेय, और ठोस में यानी हो गया विलायक। ठीक है, तो देखिए ठोस का ठोस में जो विलयन होता है उसका उदाहरण है सोने में तांबा तथा अन्य मिश्र धातु। ठीक है,
सोने में जो होता है तांबा वह हो गया, और कोई भी मिश्र धातु होते हैं वह ठोस का ठोस में विलयन के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है आपका ठोस का द्रव में, नहीं ठोस जो है वह द्रव में मिला हुआ, यानी विलायक जो है द्रव है और विलेय क्या है, ठोस है। तो चीनी का जल में विलयन। नेक्स्ट है ठोस का गैस में, कपूर का गैस में विलयन। ठीक, आगे है द्रव का ठोस में, तो सोडियम के साथ पारा का अमलगम। ये आप उदाहरण याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ जाए। वैसे आता तो नहीं है लेकिन हो सकता है भाई, आ सकता है। नेक्स्ट है द्रव का द्रव में, यानी विलेय और विलायक दोनों द्रव हैं, तो जल में अल्कोहल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्रव का गैस में, तो वायु में जलवाष्प हो गया। गैस का ठोस में, तो पैलेडियम पर हाइड्रोजन का अधिशोषण हो गया। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट है गैस का द्रव में, तो सोडा वाटर यानी जल में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ऐसे ही आपका हो गया गैस का गैस में, दो गैसों का मिश्रण जैसे वायु, दो या दो से अधिक गैसों का मिश्रण जैसे वायु। ठीक है, तो ये हमारा हो गया विलयन के प्रकार। तो आप ऐसे ही हेडिंग करके पॉइंट टू पॉइंट आप नोट्स बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। इसमें कुछ विशेष बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। ये क्या होता है, विशेष बात पॉइंट है, ये अलग से आप पढ़ सकते हैं। देखिए जैसे दिया है, दो ठोस मिलकर सदैव विषमांगी मिश्रण बनाते हैं, अतः मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु क्या है कि भाई मिश्र धातु जो है वह विलयन नहीं है, ठीक है, मिश्रण है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो दो ठोस मिलकर सदैव विषमांगी मिश्रण बनाते हैं, अतः मिश्र धातु विलयन नहीं है, क्योंकि विलयन भाई समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, ऐसे ही आप पॉइंट और भी देख लीजिएगा, यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप पॉइंट स्पेशल के लिए सारी चीज़ें आप एक बार वीडियो को स्किप कह रहा हूँ, पॉज करके इसे देख लीजिए। अगर नहीं देख रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो भाई सांद्रता का मतलब क्या होता है कि किसी विलायक में विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है, उसी गुण को बोला जाता है विलयन की सांद्रता। ठीक है, तो अब देखिए विलयन का सांद्रता के आधार पर, यानी सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। एक होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तनु विलयन को। तनु विलयन में क्या होता है कि निश्चित आयतन के विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है, तो उससे या उस विलयन को तनु विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी विलयन है, यानी निश्चित मात्रा का विलायक हो, जैसे मान लेते हैं कि 100 ml यदि जल है तो उसमें विलय की मात्रा मान लो 5 ग्राम कर दी, एक जगह 10 ग्राम कर दी। ठीक है, तो जिसमें कम मात्रा होगी विलय की उसे हम बोलेंगे तनु विलयन, और जिसमें अधिक मात्रा होगी उसे हम बोलेंगे सांद्र विलयन। ठीक है, आप इसे ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि आपने दो बर्तन लिया ऐसे, ठीक है, दोनों में आपने पानी लिया 100 ml, ठीक है, इसमें भी आपने लिया 100 ml, और इसमें आपने चीनी को डाला 5 ग्राम, और इसमें डाला 10 ग्राम। तो तनु विलयन कौन होगा, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे जाए तनु विलयन कौन है, तो जिसमें विलय की मात्रा कम है, यानी ए वाला तनु हो गया और बी वाला सांद्र होगा। तो वही कह रहा है कि तनु विलयन किसे कहेंगे, निश्चित आयतन के विलयन में विलय की सांद्रता कम होती है तो उस विलयन को तनु विलयन कहते हैं। और दूसरा है निश्चित आयतन के विलयन में विलय की मात्रा अधिक होने पर विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे चले, चलिए आगे है हमारा नेक्स्ट है तीसरा संतृप्त विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन आपने देख लिया, ठीक है, अब संतृप्त विलयन देख लेते हैं। देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है, देखो हम आपको बताते हैं। कोई भी मान लेते हैं आपने बर्तन कोई लिया, इसमें अपने पानी को डाल दिया, ठीक है, पानी आपने डाल दिया। अब इसमें आप विलेय कोई भी मान लो चीनी आप डालते गए, एक ऐसी अवस्था आएगी कि विलायक में विलेय घुलना बंद हो जाएगा। तो उसी अवस्था को हम बोलते हैं कि विलयन की अवस्था कैसी आ गई, संतृप्त हो गई, यानी अब संतुष्ट हो गई, यानी कि विलायक जो है अब संतुष्ट हो गया, मतलब कि अब हमें विलय की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही विलयन को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। जब विलयन में विलेय, ठीक है, ठोस विलयन के नीचे पेंदी में बैठने लगते हैं, इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। वही बात है कि जब विलायक में विलय की मात्रा घुलना, यानी विलय का घुलना बंद हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कि भाई ये विलयन क्या है, संतृप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो अति संतृप्त को भी देख लेते हैं। निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा जिस विलयन में उपस्थित होती है उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं।
ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि जो संतृप्त विलयन है उसमें विलेय की और अधिक मात्रा हो जाए तो उसे हम बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब देखते हैं हम इधर। अगला है हमारा विलेयता क्या होती है। ठीक है, विलेयता हेडिंग लगा लीजिए। नेक्स्ट, विलेयता में क्या, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की विलेयता कहलाती है। कहने का मतलब कि कोई भी आपने विलायक लिया, कितना लिया भाई, 100 ml लिया। ठीक है, अब उसका ताप फिक्स कर दिया। ठीक, अब उसमें विलेय की मात्रा घोलें कि एक ऐसी अवस्था आए कि विलेय का घुलना रुक जाए, तो उसी गुण को बोलते हैं विलेयता। तो वहीं लिखा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, आगे चलते हैं विलेयता के बाद। नेक्स्ट है हमारा हेनरी का नियम। ठीक है, हेनरी का नियम क्या कहता है, इसके बाद हम देख लेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहले हम हेनरी का नियम देख लेते हैं। करा हेनरी का नियम, किसी गैस द्रव के विलयन में, बात यहाँ से ध्यान दीजिए, पॉइंट टू पॉइंट इसे याद रखें। किसी गैस द्रव के विलयन में, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई गैस है वह है विलेय और जो द्रव है वह है विलायक। उन दोनों से जो विलयन बना उसी को बोलते हैं गैस द्रव के विलयन में। ओके, विलयन की सतह पर, ठीक है, विलयन की सतह पर गैस द्वारा उत्पन्न किया गया दाब, ओके, विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब इसका मतलब आपको समझना है यहाँ से। जैसे मान लीजिए हमने एक लिया विलयन, इसमें जो विलायक है वह है आपका द्रव। ठीक है, द्रव में कुछ भी हो सकता है, और जो विलेय हमने लिया वह है गैस। ठीक है, तो हेनरी का नियम यही कहता है, किसी गैस द्रव विलयन में, ठीक है, आप देखिए ऊपर से क्या लिखा है, किसी गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर, अब जो ये विलयन है इसकी सतह क्या होगा, ऊपर वाले की बात हो रही है यहाँ, जो गैस का दाब होगा, इसका जो प्रेशर होगा गैस का, ठीक है, इसी गैस के मोल प्रभाज के बराबर होगा। मोल प्रभाज के क्या होगा, बराबर होगा, या समानुपाती भी बोल सकते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझिए। देखिए, आप लिए एक विलयन, ठीक है, इसमें भर दिए, पहले विलयन बनाने के लिए द्रव ले लिए, मान लीजिए पानी आपने ले लिया। ठीक, इसमें कोई गैस डाल दिया। ठीक है, गैस को डाल दिया, तो गैस का जो दाब होगा इसकी सतह पर, यह सतह ऊपर वाला, जो गैस का जो दाब होगा यानी पी जो होगा, समानुपाती किसके होगा, इस गैस के मोल प्रभाज यानी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, यही कहने का मतलब है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, विलयन में गैस का आंशिक दाब के एच गुणा विलयन में गैस का मोल प्रभाज एक्स। अब इसको समझिए के एच कहाँ से आ गया। देखिए, जैसे पी समानुपाती यक्स हम कर देते हैं, ये जो समानुपाती चिन्ह होता है उसे हम हटा करके एक नियतांक का यूज कर देते हैं के, एक मिनट रुकिए, के एच का, ठीक है, इंटू एक्स। इसी को बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। ठीक है, पहले देख लेते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। तो गैस का दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, यानी गैस का जो प्रेशर है विलयन में वो बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, तभी ये हेनरी का नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे काम लिखा है लेकिन आप कम बना लीजिएगा, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, उसका टेम्परेचर भी बहुत कम ना कर देना है। आगे, विलायक में गैस की आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी गैस की जो आणविक अवस्था है, जैसे मोस्टली तो गैस ही होता है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आगे देख लेते हैं हेनरी के नियम के उपयोग। हेनरी के नियम के उपयोग, तो इसका उपयोग क्या होता है, मृदु जल में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है, तो यहाँ पर हेनरी का नियम लागू हो जाता है। फेफड़ों में रक्त में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हेनरी के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वालों के श्वसन मिश्रण में ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है, जिससे वापस ऊपर आने पर दर्द के प्रभाव को कम किया जा सके। तो ये हो गया हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। वैसे क्वेश्चन यहाँ से बहुत कम बनता है, कभी कभार हो सकता है कि बन जाए, नहीं तो नहीं बनता है। तो फिर भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में तो आपको तो भाई पढ़ना पड़ेगा ही। अब वो एग्ज़ाम में आए न आए वो बात की बात है।
ठीक है, तो इतना आपने क्लियर किया। चलते हैं हम नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो देखिए विलेयता को कौन कौन प्रभावित करेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुविकल्पी के रूप में। तो पहला है ताप। ताप बढ़ाने पर पदार्थ की विलेयता बढ़ती है, यानी किसी भी अगर विलयन है अगर उसका ताप बढ़ा देंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे विलेय विलायक की प्रकृति। देखिए विलेय या विलायक, विलायक दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय विलायक होता है, एक अध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय का मतलब इस पे धन और ऋण आयन होता है, और अध्रुवीय का मतलब इस पे धन और ऋण आयन नहीं होता है। तो अगर ध्रुवीय विलेय है तो ध्रुवीय विलायक में आसानी से उसकी अनिविलेयता अधिक हो जाएगी। उसी तरह अध्रुवीय विलायक है तो उसमें अध्रुवीय विलेय आसानी से घुल जाता है, नहीं उसकी विलेयता अधिक होगा। अगर इसी के अपोजिट कर देंगे तो विलेयता कम हो जाती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका विलेय के कणों का आकार। यदि विलेय के कण छोटे होंगे तो वो जल्दी घुलेगा, यानी उनकी विलेयता अधिक होगी। जबकि बड़े कण होंगे तो उनकी विलेयता कम हो जाएगी, क्योंकि वो जल्दी घुलेंगे नहीं। तो आगे देख लीजिए, किसी क्रिस्टलीय ठोस के छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी घुलते हैं। ठीक है, आगे समान प्रभाव। समान प्रभाव का मतलब विलयन में समान प्रभाव की उपस्थिति में साधारणतः अल्प विलेय, दो बार लिख दिया गया, अल्प विलेय की विलेयता घट जाती है। समान का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमने लिया NaCl, ठीक है, हमने लिया KCl। ठीक है, तो हम जानते हैं Na पे प्लस होता है, Cl पे माइनस, उसी तरह K पे प्लस Cl पे माइनस। तो इसमें कॉमन आयन क्या है आपका, Cl माइनस। तो अगर मान लीजिए एक आपने बर्तन लिया, इसमें पानी मान लीजिए आपने डाल दिया, ठीक है, तब इसमें आपने पहले से KCl मिला के रखा है, और फिर इसी में मिलाएंगे NaCl, तो यहाँ पे विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। किसकी वजह से, कॉमन आयन के प्रभाव से। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।